डेंजरस रीज़न है कि ये जो एरिया है आपका, ये जो डिस्क, ये जो बोन है, हो सकता है कि एज की वजह से बोन में से जो वाइटामिन्स हैं, विटामिन डी है, या जो उसका बोन का जो मटेरियल है, हम आमतौर पे उसे बोन मास कहते हैं, वो कम हो गया, तो लोग इसे कहते हैं हड्डियां भुरभुरी हो गई, भुरभुरी हो गई, भुरभुरी हो गई। हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। तो उस वजह से कुछ लोगों को ओल्ड एज में पता भी नहीं चलता कि ऑस्टियोपोरोसिस अंदर क्या चल रहा है। उस वजह से क्या होता है, जब ये बोन वीक हो जाती है तो ये बोन जो है पूरी आपस में यूं कोलैप्स कर जाती है। अच्छा, ये पूरी कोलैप्स कर जाती है, कोई भी कोलैप्स, 2-3 भी कोलैप्स हो सकती हैं, कोई एक भी कोलैप्स हो सकती है। तो वो हम कहते हैं कि वो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो गया एक तरह से, जिसकी वजह से क्या हुआ हो सकता है, पेन वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। और पॉसिबिलिटी क्या है कि खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर या कोई कैंसर इस बोन के अंदर तो नहीं है। तो ये जो 5-6 पॉसिबिलिटीज मैंने बताई हैं, तो इसकी डायग्नोसिस कौन करेगा? इसकी डायग्नोसिस एक ऑर्थोपेडिक ट्रेन सर्जन ही कर सकता है। तो अगर आप पेशेंट का क्या बिहेवियर है, पेशेंट को बैक पेन होती है, और यहाँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कस हो रही है, बैक पेन के ऊपर बात हो रही है, और आपको बहुत ही डिटेल में जो है डॉक्टर साहब ने बताया। और अब आगे इसके सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और बैक पेन बेसिकली होता क्यों है और इसके बारे में और कुछ डिटेल जो है। जी, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कुछ वजूहात हैं, मरीज़ों को मालूम नहीं होती, वो सिंपल इंजेक्शन लगा लेते हैं और पेन उनका वक्ती तौर पर ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर दोबारा दर्द हो जाता है और इवन बीमारी जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हमारे सेंटर श्योर सेल ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल क्लिनिक में पेशेंट जब आता है तो हम उसको सबसे पहले अच्छा, नंबर भी चल रहा होगा डॉक्टर साहब का क्लिनिक का, अगर आपने कुछ मालूमात करनी है तो आप उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। उसका सबसे पहले हिस्ट्री, डिटेल एग्जामिनेशन, और फिर एक्सरे, फिर उसका एमआरआई, ठीक है, क्योंकि हमें इस बात को कंफर्म करना होता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। क्या पेन उसे डिस्क का पेन है, क्या पेन उसको कहीं बोन कोलैप्स होने का पेन तो नहीं है, 4-5 वजूहात भी बता दी, किसी किस्म का भी है, तो उसमें हमें डायग्नोसिस में ज़रूरी होता है उसको डायग्नोस करें। अब डायग्नोस करने के बाद हम उन्हें जनरल ट्रीटमेंट पहले ऑफ़र करते हैं। जनरल ट्रीटमेंट में क्या होता है, कुछ ऐसी एहतियातें हैं जो उन्हें करनी चाहिए। एक तो ये है कि ज़मीन पे नहीं सोना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ज़मीन पे सोने से हमें एतराज़ नहीं, जब ज़मीन से उठा जाता है तो ये जो स्पाइन के सारे मसल्स हैं ये सारे पुल अप हो जाते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से स्पैज़म होता है और डिस्क पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, नंबर 1। दूसरा जो है, जो बिस्तर है उनका हार्ड बिस्तर होना चाहिए, यानी या तो ऑर्थो मैट्रेस होना चाहिए या फिर तख्त के ऊपर रुई का गद्दा बिछा कर सोएं। डॉक्टर साहब मैं, हाँ ये एक मैं सवाल, अच्छा हुआ आपने बात की, मैं तकरीबन कोई 5-6 साल से ये जो एक मेडिकल बेड, वो जो गद्दा आता है, जी हार्ड होता है, वो हार्ड होता है, तो वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो मुस्तकिल हम बिल्कुल वो इस्तेमाल करें। कुछ दिन अब मैं नरम गद्दे पे सोता हूँ ना, तो मेरे जिस्म में उल्टा दर्द होने लग जाता है। देखिए, जो आपकी आदत पड़ गई है, बोन की जो एनाटमी है ना, वो है इस तरह कि थोड़ा सा इसको अपने एंगल में रहना चाहिए। तो हार्ड बिस्तर पे बोन की जो स्पाइन की एनाटमी है वो अपने एंगल में रहती है, इसकी वजह से अक्सर पेशेंट की पेन में कमी हो जाती है। दूसरा, कुछ लोगों को उल्टा सोने की आदत होती है, तो वो भी मैं प्रोहिबिट करूंगा, बिल्कुल भी नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी रूटीन बना लें, डेली आधा घंटा गर्म सिकाई करके, कमर या सर्वाइकल, गर्दन, किसी चीज़ का प्रॉब्लम है तो डेली आधा घंटा सिकाई करके सोएं, गरम से सिकाई करके सोएं। ये बेसिक। और ख़ास तौर पे सफ़र जो है, अगर रिक्शा मोटरसाइकिल का सफ़र करते हैं, कोशिश है अगर अवॉइड हो सके, अगर नहीं हो सकता तो एक ख़ास बेल्ट होता है, हम लंबोसेक्रल कॉर्सेट कहते हैं, वो बेल्ट स्पाइन पे लगा के सफ़र करें अगर मजबूरी, क्योंकि हर कोई अवॉइड नहीं कर सकता ये सफ़र। अच्छा, अब इन चीज़ों से अगर पेन कंट्रोल नहीं होती और थोड़ी फिजियोथेरेपी में हम हेल्प करते हैं, तो फिर हम लोग उन्हें जदीद ट्रीटमेंट भी ऑफर करते हैं। देखें, जदीद ट्रीटमेंट में लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था मैंने, PRP ट्रीटमेंट। PRP, हाँ। अब कम टाइम है तो इसलिए बताना चाहूँ, PRP ट्रीटमेंट में हम पेशेंट का ब्लड लेके उसमें से ब्लड को सेपरेट करते हैं और उसमें से प्लाज्मा अलग कर लेते हैं। तो इसी तरह हम PRP अपने पास हाईली स्टेरिलाइज कंडीशन में बना लेते हैं। ठीक है, वही PRP का जो इंजेक्शन है, हम समझ लीजिए कि इस डिस्क पे लगा देते हैं। अच्छा, डिस्क पे लगा। तो वो जो इंजेक्शन है उस डिस्क पे जाके इस डिस्क की जो प्रॉब्लम है, जो भी सूजन है, उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो आप ही पेशेंट के ही ब्लड से लिया गया है वो, तो ये एक नेचुरल वे हो गया। तो नेचुरल वे हो गया ट्रीटमेंट का। ठीक है, इसके अलावा जिस जॉइंट से भी पेन ओरिजिनेट हो रही है, जैसे मैंने कहा, कोई रीज़न मल्टीपल फैसेट जॉइंट हो सकते हैं, मुख्तलिफ उनके ये जो जोड़ हैं, मुख्तलिफ जोड़ों में तकलीफ हो सकती है, तो उन्हीं फैसेट जॉइंट्स के अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, देखिए इन इंजेक्शंस की टेक्निक जो है, मैंने एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन मैंने डॉक्टर पीटर से सीखी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से शॉर्ट सेल्स के ओनर हैं।
और जिनका क्लिनिक हमारे शो पे भी आ चुके हैं। जी आपके शो में भी आ चुके हैं। तो और उनसे वर्कशॉप उनके साथ की है, उनके साथ ट्रेनिंग ली है, तो उन्होंने आइडियाज़ बताएंगे किस तरह लगाया जाता है। तो ख़ास तौर पे ख़ास टेक्निक के साथ इन फैसेट्स के अंदर हम इंजेक्शंस लगाते हैं PRP के, तो ये जो फैसेट्स की जो चिकनी हड्डी है ये भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा प्लस क्या करते हैं, जितने भी लिगामेंट्स होते हैं यहाँ पे, जितने भी लिगामेंट्स लगे होते हैं उनको भी इंजेक्ट करते हैं, मल्टीपल इंजेक्शन करते हैं। अब मल्टीपल इंजेक्शन से क्या होता है, उसके अंदर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तेज हो जाता है, और वो जो लिगामेंट्स हैं अपनी जगह पर हील होना शुरू हो जाते हैं। कुछ बेसिक मेडिकेशन जैसे कि पैनाडोल या सिंपल मेडिकेशन हम देते हैं पेशेंट को, ऐसी मेडिकेशन नहीं देते जो उनके मैदे पे प्रॉब्लम करे, जो उन्हें किडनी पे प्रॉब्लम करे, या उन्हें क्रॉनिक उसमें रहना पड़े प्रॉब्लम के साथ। तो इसी तरह इसके सेशंस अब कितने होते हैं, कुछ पेशेंट्स को 2 सेशन में फ़ायदा हो जाता है, कुछ पेशेंट को 3, डिपेंड करता है डिजीज़ की कंडीशन कितनी है। कुछ पेशेंट को सिंगल डिस्क की डिजीज़ होती है, कुछ पेशेंट को मल्टीपल डिस्क की डिजीज़ होती है, मल्टीपल डिस्क इन्वॉल्व होती है। जब मल्टीपल डिस्क इन्वॉल्व होंगी उसमें ऑपरेट करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये पूरा स्पाइन जब आप काटेंगे तो पूरा ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो और ये भी देखें कि डिस्क कितना करीब है इस रग के। तो अगर डिस्क यहाँ से किसी ने काटी तो यहाँ करीब में बिल्कुल ये रग मौजूद है, अगर ये रग को इंजर्ड हो गई तो पूरा जो लिम्ब है आपका पैरालाइज हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि उस वक्त तक सर्जरी नहीं करनी जब तक बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ना हो या बहुत शदीद किस्म की हाई डिस्क ना हो। तो इसीलिए हमने ये ट्रीटमेंट यहाँ शुरू किया है। अब ज़रा वो जो इंजेक्ट डिलीवरी के टाइम पे जी अक्सर पेशेंट ख़वातीन स्पेशली जब मेरे क्लिनिक में आती हैं वो कहती हैं कि डिलीवरी के वक्त जब हमें इंजेक्शन लगा है कमर में, उसके बाद हमें ये बैक पेन शुरू हो गया है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि वो, बल्कि क्लियर करना चाहूँगा सबको कि वो बैक पेन उस इंजेक्शन की वजह से नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। जब इंजेक्शन लगा है आपको कमर में तो आपके नीचे का धड़ पूरा सुन हो गया। ठीक है, सुन होने के बाद ये पूरा बेजान हो गया। लेकिन ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन आपका कंप्लीट हो गया, जब आपको शिफ्ट किया गया तो उसके दरमियान में हो सकता है आपके ये जो पूरा स्पाइन है उसकी मूवमेंट कुछ गड़बड़ हो गई हो, कुछ आपके लिगामेंट्स इंजर्ड हो गए हो, और उसके दरमियान में हो सकता है आपकी डिस्क पर ज्यादा जोर आ गया, क्योंकि ये चीज आपकी बेजान है। तो ये डिपेंड करता है शिफ्ट करने वालों ने किस तरह आपको उठा के शिफ्ट किया है दूसरी जगह पे। ये भी मैं चाहूंगा कि बाकायदा हमारी फीमेल को अवेयर होना चाहिए कि ड्यूरिंग शिफ्ट आपका दर्द तो बिल्कुल वो है, सुन हुआ आपको तो नहीं पता, तो आपने उन्हें कहना है कि हमें एहतियात से शिफ्ट करें। ऐसा नहीं उठा के चादर उठाई और उठा के ऐसे करके शिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि स्पाइन पे जब जोर आ जाएगा आपको समझे कि ये तो आप तो अपने सेल्फ नहीं होल्ड कर पा रहे ना, तो अगर स्पाइन पे जोर आ जाएगा तो इस जोर की वजह से क्या होगा, उनकी डिस्क हिल सकती हैं, उनके लिगामेंट्स टॉर्न हो सकते हैं, लिगामेंट्स में इंजरी हो सकती है, और उस वजह से उनको पेन परसिस्ट करता है। जो है कि उस वक्त इंजेक्शन के बाद उनको जब शिफ्टिंग करना है, जगह शिफ्ट करें तो बहुत ही एहतियात से शिफ्ट, यानी कि उससे पहले बता देना चाहिए, डॉक्टर्स को भी बताना चाहिए, और खुद आजकल लोग एजुकेटेड हैं, उन्हें भी बताना चाहिए शिफ्टिंग करने वालों को, क्योंकि टाइम इतना होता है, सब लोग जल्दी जल्दी शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, तो शिफ्ट में बताना चाहिए कि भाई शिफ्ट करते हुए एहतियात से करना है। तो इसीलिए लोग जो हैं, जो फीमेल खवातीन हैं, वो समझती हैं कि नहीं मुझे जो इंजेक्शन लगा था ना उस वजह से वो पेन हुआ है, और आप डॉक्टर साहब तो और इंजेक्शन लगा रहे हैं तो और पेन ना हो जाए। तो इसीलिए मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि वो पेन उस इंजेक्शन का पेन नहीं है, वो जो पेन है बेसिकली शिफ्ट करने की वजह से जो आपके लिगामेंट्स या जो आपकी डिस्टर्बेंस हुई है स्पाइन में। जो बहुत अच्छा मतलब ये मैं समझा कि कमर से नीचे का हिस्सा जब इंजेक्शन लगाते हैं तो पूरा जिस्म, यानी कि वो नीचे वाला हिस्सा बेजान हो जाता है, और जब बेजान होता है तो गलत तरीके से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो जाहिर बात है वो पूरा जोर जो है ना कमर की डिस्क के ऊपर पड़ता है, तो फिर ये जो दर्द है ये हमेशा के लिए जो है ना इंसान के साथ साथ चल रहा होता है, चल जाता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है जो कि पहले से डॉक्टर्स को, यानी कि वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है उनको भी अवेयर, हम तो खैर अवेयरनेस देते हैं, हमारी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, वो भी अवेयरनेस अच्छी देती हैं कि शिफ्ट करते वक्त ख्याल करें। इवन मैं भी ऑर्थोपेडिक जब ऑपरेट करता हूँ तो मैं भी उसमें भी शिफ्टिंग का ख्याल रखता हूँ पेशेंट को कि शिफ्ट है, क्योंकि हमारा भी आमतौर पर ऑपरेशन जो है हम शिफ्ट इंजेक्शन लगा के कमर में करते हैं, तो उसमें भी शिफ्टिंग में ये इशू ना हो बाद में, क्योंकि पेशेंट तो समझेगा ना कि मेरा जो इंजेक्शन लगा था उस वजह से मेरी कमर में दर्द है, इसके पहले मुझे कभी नहीं था, लेकिन एक्चुअल कॉज जो होती है वो शिफ्टिंग कॉज होती है, इसकी वजह से तकलीफ होती है। तो इसी तरह मैं गर्ज करूँगा कि हमारे पास आएँ, अपनी प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं, और ये जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिसे हम PRP कहते हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, इसके अलावा प्रोलोथेरेपी दूसरा ट्रीटमेंट है साथ में, जो हम दोनों को मिक्स करके करते हैं, वो कराएं, और इस चीज़ से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें, ताकि आपको जो है हम वक्त पर ट्रीटमेंट दे सकें, इससे पहले कि आपकी बीमारी जो है और ज़्यादा लेट होती जाए। अच्छा, एक सेशन होता है, फिर सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है ना,
किसी का आपने बोला कि पहले या दूसरे सेशन में ही बंदा सही हो जी। जाता है या तीसरे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन एक सेशन जो है दूसरे सेशन के दरमियान कितने दिन का वक्फा? देखिए कम से कम हम 1 मंथ का वक्फा अच्छा, लेते हैं, एक क्योंकि दफ़ा आपने ट्रीटमेंट की और जी, 1 महीने का जो एक महीने गैप का होता है, गैप। ताकि वो अपना जो आपने इंजेक्ट किया है, जो भी वो किया है, अपना उसका process- असर पूरा हो जाए। जी, ठीक जी। है, उसके बाद 1 महीने एक बाद महीने का गैप इसलिए भी ज़रूरी है कि नेचुरल एक लिगामेंट्स की हीलिंग का टाइम 6 वीक्स है ऑलमोस्ट। अच्छा, ठीक है। तो हम 4 to 6 वीक वेट करते हैं कि हमने जो इंजेक्ट किया है, जो भी हमने एक रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक स्टार्ट की इसके लिए, तो वो कितना टाइम ले रही है। वो 6 वीक या 4 वीक हम उसे देते हैं। ठीक है। जब सेकंड विजिट पे पेशेंट आता है, उसे दोबारा जीरो से एग्जामिन किया जाता करता है कि उसके जो टेंडर स्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ उसको पेन थी, वो पहले ठीक। मार्क कर चुके होते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। हमने अपने पास नोटिस किया होता है कि इसके भाई 30-15 टेंडर स्पॉट्स हैं जहाँ पे हाँ। हमने इंजेक्ट करना है। ठीक है, ठीक तो उन स्पॉट अब देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ में उसके कितने बाकी रह गए। हो ठीक। सकता है नेक्स्ट मंथ में उनके सिर्फ 4 बाकी रह गए, ठीक है। हो सकता है उनके नेक्स्ट मंथ में 6 बाकी रह ठीक गए है। या ज़्यादा बाकी रह गए। जितने भी रह जाते हैं तो दोबारा हम एग्जामिन करके उन्हीं टेंडर स्पॉट्स पर इंजेक्शन हम लगाते ठीक, हैं, ठीक, ताकि ठीक। जो है उनको बेहतरी आ सके। ठीक, इस यानी तरह कि अगर सेशन बढ़ता जाए तो 1 महीना 1 महीना के बाद बुलाते हैं या फिर 1 महीने बाद? और ठीक है हमेशा ना? 1 महीने का गैप ठीक। देते हैं। तो आमतौर पे अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 सेशन के अंदर पेशेंट बहुत ठीक। इंप्रूवमेंट फील करता है। जी डॉक्टर साहब, क्लोजिंग होने जा रही है, ब्रेक खत्म होने जा रहा है, तो ये मैं- सामने कैमरा है, जरा मैसेज। देखें, हाँ, मैसेज तो ये है कि जितनी भी बीमारियां हैं हमारे पास, अल्लाह ताला ने सबका इलाज किसी न किसी तरीके से दिया है, और ये हम लोग हैं जो इसको नए से नए तरीके से हमें ज़रिया बनाया है, नए से नए तरीके से नई जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आएँ और इसका इलाज हम दरियाफ़्त करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो हैं कमर की जो तकलीफ़ में मुब्तला मरीज़ हैं वो बेफ़िक्र हो जाएं और इसका अपना इलाज कराएं, हमारे सेंटर पे आएँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर शिफा हासिल होगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और बहुत ही कारआमद मालूमात आपने दी। थैंक यू। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता है।